सब कुछ, ठीक है। अब ना जो आपका एग्जाम आएगा ना वो ऐसा आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे फुल ऑन, और उसमें कुछ ऐसे थ्योरेटिकल भी होंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है। जी जी। कॉन्सेप्ट वही होगा, वही सब कुछ होगा। बस उसको ना आपने देखना है कि सवाल में वो कर क्या रहा है, एक एक सवाल को करते हैं ना, क्योंकि अभी तक जितने मैंने आपको कराया है वो आपको मैंने एक्सेल पे कराया है, ठीक है। इसमें आपका भी कसूर नहीं, आप लर्निंग स्टेज होती है, बंदे को समझ नहीं आती ये चीजों को, जो मैंने वहां सीखा था अब इसको ऐसे यहाँ ऐसे कैसे अप्लाई करूँ, ठीक है। 2 नंबर के एमसीक्यूज के लिए पूरी वर्किंग तो मैं बनाने से रहा, तो चीजों को देखना पड़ता है कि हाँ भाई क्या क्या लेके चलना है। अब पहला तो है जी थ्योरेटिकल, ये आपका आंसर है, साथ साथ इसको भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जो सही होगा वो करते जाएंगे साथ साथ चेक। अच्छा, और बाकी ये है कि मैं इसको इसके बाद ना एक आपको एक और मॉक दूंगा, बिल्कुल ऐसी ही एग्जाम लेवल का होगा वो भी, ठीक है। और उससे फिर आप इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाओगे, इससे अच्छी का उसमें परफॉर्मेंस होगी इंशाल्लाह। तो अब पहला सवाल है, देखो, व्हाट इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट स्पेसिफाइज नॉन करंट एसेट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस accumulated depreciation rather than at their enforced sale value। अब देखो ये कॉन्सेप्ट, अगर वैसे आपको पता है ये जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ आप लिखे हो उनका क्या मतलब है, ये नेट हाँ जी। रियलाइजेबल वैल्यू कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इन सबका पता है ये जो 4 कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ये? नहीं, प्रूडेंस का ना अक्सर मैंने नाम सुना है, उससे हम आज से ना लेक्चर लेते हुए, तो हम्म। मैंने इसी वजह से गोइंग वो लिख कंसर्न का पता है? है। ये जो गोइंग कंसर्न है डी, इसका भी नाम सुना होगा, ये भी FA1 में होता है। नहीं, इसका तो कोई भी। चलो मैं एक बात ये नोट कर लेता हूँ कि ना आपको ये कॉन्सेप्ट सारे वो कराएगा, मैं उसको कहूंगा कि ना सारे जो हैं ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक चैप्टर होता है वो FA1 में भी था। उसमें ये होता है कि ना ये सारी बातें होती हैं, अकाउंटेंट्स ध्यान रखते हैं। अच्छा मैं एक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर भी देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के, जो एक्सपेंस फ्यूचर में कभी होना है, ठीक है, जी जी। उसको अकाउंटेंट्स कहते हैं कि आज ही ना रिकॉर्ड कर लो, सेफ चलो, ठीक है, रिस्क ना लो इतना बड़ा। कि तुम्हें पता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मुझे हर महीने के आखिर में 30,000 रुपया किराया देना ही देना है, तो आज ही एक्सपेंस बुक कर लो, ठीक है। और जो इनकम तुम्हें फ्यूचर में मिलनी है वो तब तक बुक ना करो जब तक तुम्हें एक्चुअली सर्टेन ना हो कि तुम्हें पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिल्कुल ना आप रियलिस्टिक रहो, ठीक है, बिल्कुल रिस्क फ्री रहो, कोई बड़ा रिस्क ना लो कि जी वो देखा जाएगा जब सर के ऊपर पड़ेगी खर्चे का, ठीक है। इसीलिए ना एमसीए में आगे आप जाके पढ़ोगे, इसी नॉन करंट एसेट में FR में जाके आप पढ़ोगे जी कि ना जो खर्चा मैंने इवन अगर फॉर एग्जांपल कहीं मशीन लगाई है ना और मैंने 10 साल बाद उसको वहां से निकालना है, और निकालने का मेरे ऊपर खर्चा आएगा, पूरा रिमूव करने के लिए मुझे बंदे बुलाने पड़ेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, मशीनरी बुलानी पड़ेगी एक और अपनी इस मशीन को हटाने के लिए यहाँ से, तो उस खर्चे को भी ना मैं कैपिटलाइज करता हूँ, हालांकि होना 10 साल बाद है, उसको अभी से मैं डिकमीशन करता हूँ, डिकमीशनिंग कॉस्ट उसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिंपली ये होता है कि जो एक्सपेंस तुम्हें पता है ना कि होना ही होना है, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, और जो तुम्हें इनकम आगे जाके होनी है उसको तब तक रिकॉर्ड ना करो जब तक तुम्हें वो कंफर्म ना हो, ठीक है। ये जी समझ जी। आया? हाँ। तो इसका ना ये आंसर नहीं था, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका प्रूडेंस ताल्लुक है वो ये, कॉन्सेप्ट। हम्म, जी जी। इसका ताल्लुक है नहीं वो नहीं, कह रहा है बताएं रादर आप। देन, हाँ, रादर देन एट द इन्फोर्स्ड सेल वैल्यू। अच्छा, अब इसका आंसर है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये होता है कि एंटिटी ना जब साल शुरू होता है ना जनवरी में, तो बैठ के सोचती है कि हमारे पास इतने सरमाया है, इतना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कि हम अगले 12 महीने निकाल सकें, ठीक है, 12 महीने के बाद तक कंपनी चल जाए, ठीक है। अगर तो कंपनी देखती है कि यार उसको लोन इतना देना है कि वो 12 महीने बड़ी मुश्किल से निकालेगी, या कंपनी के पास अपने प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, या कंपनी, उसकी बहुत गोइंग कंसर्न की एग्जांपल आगे जाके आप पढ़ेंगे। कंपनी के ऊपर कोई ऐसा लॉ लॉ पास हो गया कि कंपनी को लगता है कि अब ये अगर इन्फोर्स हो गया तो गवर्नमेंट हमारा लाइसेंस बैन कर देगी, कंपनी का जो मेजर सप्लायर था जो कंपनी से 80% चीजें खरीद रहा था वही चला गया, छोड़ गया कंपनी को लगता है अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 20% तो बहुत कम पैसे देने वाले हैं, कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट थी जो कंपनी बेचती थी वही बैन हो गई है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा मसला हो गया ना जैसे कंपनी लगता है कंपनी अब 12 महीने मुश्किल से निकाल पाएगी, ठीक है। तो कंपनी ना फिर चीजों को ना बनाती है उसको इन्फोर्स सेल वैल्यू पे, फिर कोई भी चीज ना 12 महीने से ऊपर नॉन करंट पे नहीं जाती, वो सारी फिर करंट में दिखाती है। इवन अगर कोई कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पड़ा है ना, वो भी फिर कंपनी नॉन करंट नहीं कहती कि ये 12 महीने निकाल सकती, ये 12 महीने के अंदर अंदर हमारी कंपनी बंद हो जानी है, इसको भी हम बेच के चले जाएंगे, तो ये सारे करंट एसेट्स हो जाते हैं, ठीक है।
इसको कहते हैं इनफोर्स सेल वैल्यूएबल प्राइस, कि अभी अगर जाके मैं मार्केट में इस चीज को बेच के आऊं तो मुझे क्या रेट मिलेगा। तो उस मजबूरी में ना कंपनी को जब पता होता है कि वो 12 महीने नहीं चलेगी ना, वो फिर ना अपने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स को, नॉन करंट एसेट्स को, ये जो हमारा टॉपिक है नॉन करंट एसेट्स को, इनको फिर सेल्स वैल्यू पर रखती है, फिर उसको डेप्रिशिएट नहीं करती। उसको पता है मैं तो 5-6 साल डेप्रिशिएट नहीं कर सकती, ये तो इसी साल मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, मुझे बेचना पड़ेगा, इससे जो पैसा आएगा वो सारे शेयर होल्डर या जिनसे लोन ले रखा है बैंक वगैरह या गवर्नमेंट को देना पड़ जाएगा। तो उसको ना फिर वो रखती है सेल वैल्यू पे, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी बेचने जाऊं तो क्या वैल्यू होगी। जी जी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए ना जी इसका जी। आंसर है ये ग्रोइंग कंसर्न वाला, कि ग्रोइंग कंसर्न पे इसलिए रखते हैं कि जब हमें पता होता है कि इसकी इनफोर्स सेल वैल्यू क्या है। और कम इसको कहते हैं नॉन गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अगर कंपनी को पता है ना गोइंग कंसर्न है, हम तो अभी पड़े हैं 10-12 साल अभी हमारी जिंदगी के पड़े हैं, हमने चलना ही चलना है, कोई मसला नहीं है, फिर प्रॉफिट भी आ रहा है, सप्लाईज भी आ रही हैं, चीजें बन भी रही हैं, जा भी रही हैं मार्केट में, गवर्नमेंट भी कोई मसला नहीं कर रही, ठीक है। तो फिर कंपनी चलती है गोइंग कंसर्न पे, इसीलिए वो अपने एसेट को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन वाले तरीके से लेके चलती है कि अभी 5 साल पड़े हैं, 5 साल में चलाना है एसेट को, ठीक है, इसमें डिप्रिशिएट होता जाएगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और फिर आखिर में जाकर या तो उसको सेल कर देंगे या फिर इसको वैसे ही फेंक देंगे स्क्रैप वैल्यू पे। तो इसलिए इसका आंसर था डी। ये कॉन्सेप्ट मुझे वैसे ही ना पता चल गया ना, क्योंकि इसलिए मैंने ये एमसीक्यूज वाला सेशन कंडक्ट किया है। मैं चाहता तो सोच नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता चल रहा है चीजें कि अभी आपको ना ये चीजें सिखानी पड़ेंगी, ठीक है। और अच्छा हुआ मौके पर चल गया, ये मैं हमारे को कहूंगा ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी ना सारे डिस्कस कर लेगा, कोई 12-14 चीजें हैं ऐसी ऐसी ना, ये कॉन्सेप्ट हैं ये, गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन, प्रूडेंस, एनआरवी कॉन्सेप्ट, ये सारे फिर वो डिस्कस कर लेगा आपके साथ। चलो, दूसरा दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है, और मुझे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लॉजिक भी इसकी पता होगी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ बिजनेस टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स यूज, कि जितना मुझे पता है कि इससे इतने साल मुझे बेनिफिट्स आना है, उतने पीरियड्स के ऊपर मैं इसकी कॉस्ट को एलोकेट कर दूं, ठीक है। जी इसका पता था। हाँ, गुड, वेरी गुड। अच्छा, तीसरा जो है ना, तीसरा गलत है। ये बहुत आसान सा सवाल था, इसको हम करते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कॉस्ट है 1 लाख, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, और डेप्रिसिएशन का 20% है रिड्यूसिंग बैलेंस पे, और हमने अगर दूसरे साल का वो डेप्रिसिएशन रेट बताना, तो वही वर्किंग वाला बनता ना, वर्किंग वाला जो है ना वो याद कर लो, वो समझो कि आपको ना हर तरीके से ना वर्किंग वाला आना चाहिए। अरे यार, आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही मुझे। स्क्रीन क्या ही आपने शेयर हो की रही। नहीं है? नहीं। और मैंने शेयर ही नहीं की, मैं लगाऊंगा अब से, मुझे कल बताओ तो सही। चलो। नहीं मैंने वो प्यूरी वाले थे, मैंने कहा शायद वो क्या नाम, वहां से मैं चलो, देख लेता मैं। हाँ, तो ये हम यहाँ पे थे, एक हम ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और अब हम तीसरे के ऊपर है। एसेट है, एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, और 20% उसके ऊपर रेट है, ठीक है। तो सीधा सीधा सवाल है ये डेट, पार्टिकुलर्स, और क्या है, नाम क्या है एसेट का, एसेट ही है, एसेट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन करनी है तो आगे नहीं बनाने की जरूरत, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास और करते हैं कि एक है, उसने दूसरे साल का निकालने का है, और 1 लाख, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा ना, उसमें स्क्रैप वैल्यू कंसिडर नहीं करना, ठीक है। कभी देखा है हमारे ने रिड्यूसिंग ठीक बैलेंस है। में 1 लाख लिखा हो और उसमें 10,000 माइनस करो और फिर रेट लगाया हो। वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हम जब बटा लगाते हैं नीचे ईयर्स लिखते हैं उसमें लगता है वो। एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस में हमेशा वो लगेगी, परसेंटेज रहेगी, ठीक है, उसमें ये यूजफुल लाइफ नंबरों में नहीं होगी कि 10 साल 20 साल। दूसरा ये कि ना
ये स्क्रैप वैल्यू इसमें कंसिडर नहीं करनी। तो पहले साल का सीधा सीधा आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% रेट है हमारा, तो ये 20,000। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारे पास 36, 12 एक पे बुक वैल्यू कितनी आएगी? 80,000। 16,000 आता है इसका जवाब। यस, फिर इसके ऊपर रेट लगता और आंसर आता हमारा 16,000। जी। ठीक है, तो ये इसका, ठीक है। फिर हमारे पास फोर, अब ये समझो, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर मेंटेनिंग अ नॉन करंट एसेट रजिस्टर। इसको पता है नॉन करंट एसेट रजिस्टर क्या होता है? मैं बताता हूँ। एक होता है, जी हाँ बताओ अगर पता है तो। नहीं नहीं, आप बताते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक होता मतलब है वो नॉन, हर एसेट को हाँ मतलब एक नंबरिंग देनी और एक रजिस्टर के अंदर हाँ मतलब एक बिल्कुल तरीके से वगैरह से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। नॉन करंट एसेट लेजर वो होता है जो हम अपना ना टी अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर ना एसेट की ना सिर्फ जो पैसों वाले मामला होते हैं ना, अमाउंट्स होती हैं, कितना वो हमने कॉस्ट में खरीदा था, एडिशन कितना हुआ, निकाला कितने में, और डिस्पोजल डेप्रिसिएशन, ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, वो होता है नॉन करंट एसेट लेजर, जो टी अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, एक होता है नॉन करंट एसेट रजिस्टर, उसमें ना ये कंपनी बनाती है, रजिस्टर बना के रखती है अपने एसेट्स का, जिसके अंदर ना वो लिखती है कि हम कितने का लाए थे, किससे लिया था, कब लिया था, ये पूरी जो डिटेल होती है ना, ठीक है, वो सारी इस नॉन करंट एसेट रजिस्टर में होती है। ठीक है, और ये इसकी कितनी लाइफ होगी, ये सारी बातें उसमें होती हैं। वो सिंपल एक रजिस्टर होता है, उसका अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसका ताल्लुक होता है, अकाउंटिंग का ताल्लुक होता है लेजर से। उसका ताल्लुक होता है कि एसेट की ना पूरी लाइफ, पूरी जो डिटेल है ना उसकी, इनवॉइस नंबर, उसका कितना रेट लगा था, ठीक है, और किस किस बंदे से हमने कोटेशन ली थी, और आखिर में किससे लिया था, कब लिया था, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे कैसे कर रहे थे, ये सारी बातें उसमें होती है नॉन करंट एसेट रजिस्टर में। ठीक है, जी। तो अब इसी को मद्देनजर रखकर ना इसके आंसर देखते हैं। अच्छा, पहला है टू कैलकुलेट टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन लोन रेज बाय, नहीं ये तो उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, लोन कहां से आ गया? नॉन करंट एसेट रजिस्टर में लोन की बातें हम क्यों कर रही हैं? ठीक है, हाँ, टू हेल्प इन कैरिंग आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट, ये इसमें मदद जरूर देता है कि अगर मैंने देखना है कि मेरा कोई एसेट जो हमने किताबों में हमने सामने रखा हुआ है, ठीक है, वो वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए मैं रजिस्टर देखूंगा, और देखूंगा कि जाके कि वो एसेट वाकई फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसमें जरूर मदद करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है यार हमारी ना कोई 10 लाख की ना एक बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग है, वो भी डीएचए लाहौर में। ठीक है, अब उसने क्या तो दिया, हमने रजिस्टर में देखा, हाँ भाई वाकई इन्होंने लिया हुआ है, रेट भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो रजिस्टर मुझे बताएगा कि हाँ इन्होंने लिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं उस रजिस्टर को देख के जाके लाहौर में वेरीफाई कर सकता हूँ, हाँ वाकई जो इन्होंने लिखा हुआ है सब कुछ, इतने का लिया था, इतने में लिया था, इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है, ये सब कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन में मदद करता है, और दूसरा टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ करंट नॉन करंट एसेट, दूसरा इसमें मदद करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसके अंदर रजिस्टर के अंदर लिख रखा है यार ये मैंने 1 लाख का लिया था, और हर साल मैं इसको 20-20 हजार से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है कि इस एसेट को हमने 80,000 का बेचा है, ठीक है, तो मैंने अगर 3 साल डेप्रिशिएट किया था, तो वहां में निकल आएगा कि मैंने प्रॉफिट और लॉस कितना कमाया, 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये दोनों में मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये लोन के से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जी। हाँ, इसके बाद पांचवा हमारे पास, Esther is recording the invoice of purchase of new non-current asset as well as the basic cost of asset. The invoice shows the following amounts. एक डिलीवरी है, एक इंस्टॉलेशन है, एक मेंटेनेंस है, तो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है? ये बिल्कुल ठीक है, ये सी आंसर है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये कैपिटलाइज करते हैं हम, और जो ये है ना इसको हम सीधा सीधा इनकम या एक्सपेंस में लेके जाते हैं, हमने पे किया है ये, तो ये फिर हमारा एक्सपेंस होगा पीएनएल में, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर हमारे पास 6 है, 6 बहुत मेजर सवाल है, ठीक है, सबसे मुश्किल सवाल ही यही था इसका। ठीक है, अच्छा है ये भी बहुत आसान। ओपनिंग हमारे पास है कॉस्ट का 1,40,000। इसका ठीक है, भाईजान, हम्म, निकाला है। इसका मुझे
वहां तक समझ आ गया था कि एक टी अकाउंट मेरा ख्याल कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का बनाना था और एक एसेट का बनाना था। तो हाँ कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन में ओपनिंग डेप्रिसिएशन 60,000 डाल लेनी थी और फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन डालनी थी। हाँ बिल्कुल। उसके बाद नहीं मुझे पता चला, फिर मैंने छोड़ दिया। हमने ना निकालना, पता है क्या था इसमें, वो कह रहा है कि, मैं दोबारा दिखाऊं ना, वो कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस बताओ हमारा, ठीक है, वो भी डेप्रिसिएशन वाला जो टी अकाउंट है ना उसका। इसका मतलब ये है कि हम्म, हमने जो टी अकाउंट बनाना है, वो कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का। हाँ उसका जो क्लोजिंग जो आता है ना उसकी डेबिट साइड के ऊपर, वो निकाल के देना है इसको। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और जो बैलेंसिंग आएगा वो हमने इसको निकाल के दे देना। तो अभी बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से सवाल थे, इसके आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी और ऐसे से मैं सवाल दूंगा मजे मजे के, ठीक है। और ये चीजें हम साथ साथ करते रहेंगे, ये नहीं कि एनसीए से निकल आएंगे और फिर एनसीए कभी मुंह नहीं देखना। तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी। तो ये हमारे पास एसेट का अकाउंट आ जाता है, फिर एक्यूमुलेटेड पोजीशन का अकाउंट आ जाता है, ठीक है। अब एक एक इन्फॉर्मेशन को उठाते जाएंगे। ओपनिंग उसने सीधे सीधे दे दिया कि 1,40,000 है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा हम यहाँ पे पुट कर देते, ओपनिंग 1,40,000। फिर हमारे पास है डेप्रिसिएशन वाले का 60,000 है, नहीं हम्म 60,000, ठीक है। फिर है बिजनेस परचेज न्यू व्हीकल कॉस्टिंग 30,000, ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन आ जाता है ये। एसेट में नया एक एसेट आ गया 30,000 का, ठीक है। एंड नो व्हीकल वाज सोल्ड, डिस्पोजल नहीं है, बहुत आसान होगी बात, ठीक है। और ये 25,000 से WDV के ऊपर लग रहा है, ठीक है। एंड फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नॉन, ये ना ये वैसी जनरल बात होती है, इसको सीरियस नहीं लेना। ये वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब डेट्स ना दी हो ना सवाल के अंदर, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी सवाल में कोई डेट नहीं है कि हमने कब एसेट खरीदा था, ठीक है, कब हमने उसको डिस्पोज किया या कब हमने नया एसेट ऐड किया। तो वो ना सिंपली ये कहना चाहते हैं इस लाइन से, इसका मतलब ये होता है, मैं इस लाइन को हाईलाइट कर दूं, वो ना सिंपली आपको हिंट देते हैं कि आप एज्यूम करो कि जो हमने एसेट खरीदा ना 1,40,000 वाला, उसका हमने पहले साल ना फुल जो एक्विजिशन डेट के ऊपर ना उसको क्या कहते हैं, फुल डेप्रिसिएशन की है उसकी। इसका मतलब यह है कि वो साल हमने साल के शुरू में लिया था, जो भी साल था, ठीक है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन का मतलब ये है, वो आपको ये हिंट दे रहे हैं कि जो 1,40,000 का एसेट लिया था ना, इसको हमने एक्विजिशन वाले साल में ना पूरा डेप्रिशिएट किया। ये पूरा डेप्रिशिएट कब होता है, जब हम साल के शुरू में लेते हैं, ठीक है। और नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि हमने बेचने वाले साल में डिप्रिशिएट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि साल के शुरू में उसको बेच दिया। अगर तो पूरा साल हम इसको बेचने वाले साल में भी रखते, ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि मतलब पूरा साल मैंने इस्तेमाल तो किया ना, डेप्रिशिएट होना चाहिए था। डेप्रिशिएट बेचने से पहले या रिवैल्यूएशन से पहले एक दफा हम डेप्रिशिएट तो करते थे ना, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने जो बेचने वाला साल है उसको हमने शुरू में बेच दिया, जितने ये बेचा, लेकिन इत्तेफाक से सवाल में बेचा भी उसने कुछ नहीं है। तो इस लाइन का मतलब जब भी सवाल में आएगा ना, इसका मतलब ये होगा कि जो खरीदा है ना हमने वो साल के शुरू में खरीदा है, और बेचा भी हमने साल के शुरू में बेचा है। ये बात समझ आई है? जी जी, मतलब जब जब एसेट खरीदा उसके कुछ अरसे बाद ही बेच दिए। हाँ नहीं, वो कुछ अरसे बाद नहीं, वो ये कह रहा है जब 6 साल लग गया मुझे बेचते हुए, जिस साल हमने खरीदा था ना, चाहे साल दो कि वो 2001 था, ठीक है, उस साल हमने पूरा इसको डेप्रिशिएट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो साल के शुरू में खरीदा था, ठीक है, एक एक 2001 को खरीदा था, तभी तो पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ होगा वो, है ना, जी ठीक है। और फिर वो कह रहा है नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, कि जिस साल हमने बेचा उसको, फॉर एग्जांपल उसने 2009 में बेचा, 9 साल इस्तेमाल किया और फिर बेचा, उस साल हमने कोई डेप्रिशिएट नहीं किया इसको। तो इसका मतलब ये है कि साल के शुरू में ही बेच दिया, तभी तो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, डेप्रिशिएट नहीं किया हमने। तो ये इन्फॉर्मेशन तब रेलिवेंट होती है जब सवाल के अंदर ना कोई डेट वगैरह ना दी हो, और आपने पूरा टेबल बनाना हो, आप समझ नहीं रही यार मैं कैसे बनाऊं, ना कोई इसने सन बताया है, ना कोई तारीख बताई है, कब लिया कब बेचा कब ऐड हो रहा है। तो इसका ये मतलब होता है, तो ये लाइन ना इग्नोर ही करनी होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी ना इसकी लॉजिक ही होती है, ठीक है। अब बाकी हम अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको पुट करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ये एसेट आ गया, ठीक है, एडिशन को डिस्पोजल कोई नहीं हुआ, तो अब फॉर एग्जांपल मैं डेप्रिसिएशन निकालूं इस साल की, ठीक है, तो 1,40,000 प्लस 30,000। अब ये ना यहाँ मेरे लिए वो लाइन रेलिवेंट होगी। अब आप मुझसे पूछो उसामा भाई कि आप पूरे साल पे क्यों डेप्रिशिएट कर रहे हो इसको 30,000 को,
ऐसे भी तो हो सकता है साल के बीच में लिया हो तो फिर तो 6/12 करूंगा मैं, ठीक है, क्या पता साल के आखिरी में लिया हो एक दफा 1/12 करूंगा। तो इसका मतलब वो यही है कि जब भी हमने लिया है एसेट तो पूरे साल ही डिप्रिशिएट करते हैं, वो लाइन यहाँ पे काम आ रही है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखो ना, ये 30,000 का उसने एसेट लिया है, ठीक है, हमारी साथ, ठीक है, वो ये कह रहा है परचेज न्यू एसेट 30,000 का ड्यूरिंग द ईयर। अब ये ड्यूरिंग द ईयर तो कुछ भी हो सकता है, दूसरा महीना हो सकता है, तीसरा महीना हो सकता है, चौथा महीना हो सकता है, मुझे कैसे पता चला कि मैं पूरे साल पे डेप्रिशिएट करूं इसको? हाँ, अगर तो मैंने फॉर एग्जाम्पल दूसरे महीने लिया है तो फिर तो मुझे 11/12 करना पड़ेगा, 11/12 करके डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। और जिस तरीके से हमारे सर ने आपको समझाया हुआ है कि महीने कैसे निकालते हैं, मैं पूरे 12 महीने मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, तो इस लाइन का फिर यहाँ पे फायदा हुआ है कि जानी जब भी हमने एक्वायर किया ना कोई भी एसेट एक्विजिशन पे, हम पूरे साल डेप्रिशिएट करते हैं। ये लाइन यहाँ काम आ रही सही। है, ठीक है। तो ये 30,000 जो मैंने इस साल लिया ना, तो हमने पूरे साल डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। अब इस पे डेप्रिसिएशन निकालूंगा मैं, ये मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 25%। तो ये मेरे पास इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया, ये मैंने उठा के यहाँ डाल लेना था, ठीक है। और जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आती, ये इस साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आती क्लोजिंग, इसको मैं ऐड करूँ 60, ये मेरे पास इसका आंसर होना चाहिए। अब देख लेते हैं ये इसका क्या आंसर लाख हुआ। दो ये वाला 1,02,500। यस, तो इस तरीके से ना इसको करना है इन सवालों को, मतलब बातें वही हैं जो हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, सीखी हैं, बस अब हमने रिक्वायरमेंट समझनी है, ठीक है, और उसके हिसाब से देखना है कि वो क्या मांग रहे हैं। ठीक हो गया, जी जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, ये आपका आंसर ये भी गलत है, इसका आंसर है डी। वो कैसे? अच्छा, पहला पहले एक करके पढ़ते हैं सारा, ठीक है। इट इज अल्टरनेटिव, किसका पूछ रहा है? नॉन करंट एसेट रजिस्टर का ही, ठीक है, जो हमारा रजिस्टर था। अल्टरनेटिव नेम ऑफ नॉन करंट एसेट लेजर अकाउंट, नहीं, मैंने आपको बताया कि लेजर अकाउंट उसमें बड़ा फर्क है, ठीक है। लेजर अकाउंट हमारा वो होता है, ये जो ये है ना, इसको कहते हैं लेजर अकाउंट एसेट का, ठीक है। और नॉन करंट एसेट रजिस्टर मैं आपको तस्वीर भेजूंगा, ठीक है, आप देख लेना, ये होता है गूगल से उठा के ना, ठीक है। ये तो नहीं है। फिर है इट इज अ लिस्ट ऑफ फिजिकल नॉन करंट एसेट रदर देन देयर फाइनेंशियल कॉस्ट, नहीं, मैंने बताया कि इसके अंदर फिजिकल तो होती है लिस्ट कि कौन कौन सा हमारे पास एसेट मौजूद है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है, कितने खरीदा, कब खरीदा, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी सेल प्राइस कितनी है, ठीक है, कोटेशन, सब कुछ इसमें होता है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसमें होती है कि हमने खर्चा क्या क्या किया इसको लाने में, डिलीवरी कॉस्ट कितनी पड़ी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी पड़ी, ठीक है, जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे होते हैं। तो इसका ये भी आंसर नहीं है। फिर इट इज स्केड्यूल ऑफ प्लान मेंटेनेंस ऑफ, नहीं, मेंटेनेंस के सिर्फ से खर्चे नहीं होते, इसमें ओवरऑल खर्चे होते हैं, ठीक है। इट इज स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट एंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच इंडिविजुअल नॉन करंट एसेट, ठीक है। स्केड्यूल है जिसके अंदर डिटेल होती है उसकी कॉस्ट और बाकी इन्फॉर्मेशन, अब बाकी इन्फॉर्मेशन उसने बिल्कुल ही सब कुछ कर दिया उसके अंदर, तो इसका डी आंसर है, ठीक है। 8वें पे चलते हैं। अच्छा, 8वां है हमारे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन का नॉन करंट एसेट रजिस्टर है जिसके अंदर आ रहा है कि इसकी नेट बुक वैल्यू है 125,600, और फिर लेकिन लेजर के अंदर वो आ रही 135,600, ठीक है। व्हाट वुड बी एक्सप्लेन द डिफरेंस इफ इट इज ड्यू टू डिस्पोज एसेट नॉट हैविंग डिडक्टेड फ्रॉम लेजर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, मैंने अपनी ड्राइव खोली है ना, कि हमारा जो एनसी का रजिस्टर है ना, उसके अंदर अमाउंट आ रही है कितनी, एक 125,600, जबकि उसी एसेट की सेम अमाउंट एनसी लेजर में आ रही है 135,600। अब वो कह रहा है कि फर्क क्यों है, ठीक है, वो फर्क कह रहा है कि एक एसेट है जिसको हमने डिस्पोज किया, ठीक है, लेकिन उसको हमने लेजर से नहीं निकाला, ठीक है, नॉट हैविंग बीन डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट लेजर,
इसका मतलब ये है कि इसमें एक ऐसा एसेट पड़ा है, ठीक है, इसलिए इसकी अमाउंट इससे ज्यादा है, ठीक है, जिसको हमने बेच तो दिया है, रजिस्टर से तो निकाल दिया है उसको, लेकिन इसमें से नहीं निकाला उसको, ठीक है, इसमें कोई एंट्री नहीं की उसकी निकालने की, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा कि कोई ऐसा, इसका फर्क कितना है, पहले फर्क निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में। 10,000 है फर्क। मैंने ज्यादा अमाउंट डाल दी, हाँ, 25 है ना वहाँ पे, हाँ वही मैंने देखा। तो ये 10,000 का फर्क आ रहा है, ठीक है। अब इस 10,000 के फर्क को ना मैंने रिकंसाइल करना है कि ये फर्क जो है ये क्यों हो सकता है। अब आंसर पढ़ते हैं कि करके सारे। अच्छा, देयर, ये आंसर वैसे आपका ठीक है, ठीक है। इसकी लॉजिक क्या है कि देयर वर डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ 15,000 एंड अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 5,000। तो इसका यही बनता है कि हमने 15,000 का बेचा, ठीक है, और प्रॉफिट में 5,000 था। तो मैं अगर मजीद आपको एलोबरेट करके बताऊं ना, तो ये बनता है डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे। मैंने निकालना क्या है कि उसकी फर्क क्यों आ रहा है। तो वो सवाल ये कह रहा है कि 15,000 का बेचा, इसका मतलब ये है कि मुझे जो कैश मिला, डिस्पोजल का अकाउंट है, ठीक है, कैश मिला 15,000, ठीक है, और जो बाकी क्या है प्रॉफिट उसके ऊपर मुझे मिला, जो गेन, हम जिसको गेन बोलते थे प्रॉफिट, वो यहाँ पे रहता था, वो कितना 5,000। इसका मतलब ये है कि अब 10,000 की बैलेंसिंग फिगर एसेट के नाम की यहाँ पे आएगी। याद है यहाँ पे आता था एसेट की कॉस्ट, ये याद है ना, यहाँ पे एसेट आता था, वहां पे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती थी। जी जी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फर्क था ना 10,000 का, वो सिर्फ इसी रिक्वायरमेंट से पूरी हो रही है, ठीक है। और जितनी भी मैं अमाउंट डाल लूँ ना ये वाली, ठीक है, तो वो इसमें फुलफिल नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरा ऑप्शन डालता हूँ, यार ठीक है, जानी स्क्रीन ही नजर आ रही। बोलो ना मुझे। अब बताओ, अब आ रही है। अभी तो अभी तो नहीं आ रही, शायद कुछ देर बाद डिस्प्ले हो जाए। हाँ तो जानी चाहिए।